Hello students, hoping that you are all fit and fine. So now we are going to continue with the chapter as laws of motion. तो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किया अबाउट द वेरियस कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और बेसिकली फोर्स होती क्या है ये इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी. सो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट वीडियो बिकॉज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो आगे चल के हमें और भी डिटेल में यूज करने हैं. सो इट इज माई एडवाइस कि सभी बच्चे जो पहली वाली वीडियो है वो जरूर देख के हैं. चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अबाउट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्टिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टार्टिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगेन हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमें ये लॉज क्यों पढ़ने जरूरी पड़े बिकॉज पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन की बॉडी मूव इस तरह से करती है लेकिन उसकी मोशन को गवर्न या कंट्रोल कौन करता है वो है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन जो उस चीज की देखरेख करते हैं जो उस चीज को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट लॉ समझने से पहले इसके बारे में इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये तो नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले न्यूटन आया और उसने पहला लॉ ऑफ मोशन है जो वो लिख दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. एक लॉ को फॉर्मुलेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तब जाके वो लॉ है जो वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट में फॉर्म होता है. एंड देयर इज यू वुड से कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस साइंटिस्ट्स बिहाइंड दैट लॉ. अब न्यूटन से भी पहले जो भी हम लॉज करेंगे दे आर ऑल न्यूटन्स लॉ. सो वी विल से इट एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. गैलीलियो और गैलीलियो से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे. तो जो साइंटिस्ट तो गैलीलियो से पहले थे उनकी जो यू वुड से अंडरस्टैंडिंग या उनके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लाना है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट वाली स्टेट में हमें उसको मोशन में लाना है तो उनके अकॉर्डिंग हमें उनको मूव करने के लिए या फिर आप ऐसे समझो कि हमें उनको रेस्ट से ही लाने के लिए और उनकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी. दोबारा सुनो, एक बॉडी रेस्ट पे है मैं चाहता हूं कि वो मूव करे तो ऑब्वियसली मुझे एक तो फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए और उसकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी मुझे फोर्स देनी पड़ेगी. ऐसा पहले वाले साइंटिस्ट मानते थे गैलीलियो से भी पहले वाले साइंटिस्ट. अब इसी को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में सोचें. सपोज हम साइकिल चला रहे हैं वी आर पैडलिंग द साइकिल. तो अगर मैं एक पैडल मारूं तो क्या मैं कंटिन्यू रख सकता हूं अपनी मोशन को? नहीं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा साइकिल. यानी कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए तो मुझे पहला पैडल मारना ही पड़ेगा लेकिन उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी मुझे पैडल चलाता रहना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द साइंटिस्ट बिफोर गैलीलियो. सो बिफोर गैलीलियो there were scientists which believes that force is required to start the motion as well as to continue the motion. यानी कि हमें पैडल मारते रहना पड़ेगा साइकिल के ताकि हम उसकी मोशन को क्या कर सके कंटिन्यू. देखो स्टार्ट करने के लिए तो ये तो हमें पता ही है अच्छा भाई स्टार्ट करनी है मोशन तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी उसकी मोशन को हमें क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स. दिस वाज द कंसेप्ट व्हिच वाज बिफोर गैलीलियो. ऑलराइट. फिर गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये चीज गलत है. दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. गैलीलियो कह रहे हैं अगर तो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जितनी देर तक हम एक बार ही उसको फोर्स नहीं दे देते और अगर बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी जितनी देर तक मैं उसको रोक ना दूं, खुद ना रोक दूं एक्सटर्नल फोर्स लगा के. ये कॉन्सेप्ट था गैलीलियो का. तो यानी कि गैलीलियो के अकॉर्डिंग टू गैलीलियो सो गैलीलियो के पहले जो साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे कि मोशन को स्टार्ट एज वेल एज कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू गैलीलियो force is required only to start the motion
and no force is required to keep the continuity of motion. Very important statement given by गैलीलियो. अब गैलीलियो ने क्या कहा कि सपोज एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, मैं अब साइकिल वाला केस ही ले लेते हैं. साइकिल रेस्ट पे है तो मैंने एक पैडल मारा तो वो थोड़ा डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसको रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए मुझे क्या रिक्वायर है? फोर्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू गैलीलियो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ मोशन. मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है. ये था गैलीलियो का कॉन्सेप्ट. यानी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और if body is in motion it will remain in motion. तो ये गैलीलियो कह रहा है अगर रेस्ट पे है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तो वो रेस्ट पे है. अगर बॉडी मोशन में है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तो वो मोशन पे है. यानी कि गैलीलियो के अकॉर्डिंग मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है. पर ऑब्वियसली अब इसका ये कॉन्सेप्ट सुनकर हम अगर प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें तो पहले वाले साइंटिस्ट ठीक कह रहे थे, हमें तो पैडल करते रहना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ी देर बाद तो साइकिल रुक जाता है. वही कॉन्सेप्ट है जो अब हम गैलीलियो से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. फोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली टू स्टार्ट द मोशन. रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए हमें एक बारी क्या पैडल करना पड़ा, यानी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करनी पड़ी. लेकिन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ मोशन. हमें कंटिन्यूटी ऑफ मोशन के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है. उतनी देर तक हमें ये वाली फोर्स नहीं चाहिए कंटिन्यू करने के लिए जितनी देर तक कोई बाहरी फोर्स उसको रोक नहीं रही, जितनी देर तक कोई बाहरी फोर्स उसकी मोशन को अपोज नहीं कर रही, उसको रोक नहीं रही. अब सोचो जब हम एक्चुअली रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो उसकी मोशन को रेजिस्ट कौन कर रहा है? फ्रिक्शन. सपोज बॉडी इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट लग रही है, यानी वो फ्रिक्शन भी क्या है? एक फोर्स विच इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उस मोशन को, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम क्या अपोज कर रहे हैं? हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना है ताकि साइकिल चलता रहे. अब इसी चीज को इमेजिन करो कि हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एक बारी अगर आपने पैडल मारा, कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं है, तो आपका साइकिल उतनी ही स्पीड पे एक ही पैडल से चलता रहेगा विद अ कंटिन्यूअस स्पीड. यानी कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो साइकिल एक ही पैडल में चलता रहेगा और वो कभी रुकेगा नहीं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो. लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या है? फ्रिक्शन तो हमेशा होनी ही होनी है. तो हम इधर जा रहे, फ्रिक्शन हमारे ऑपोजिट लग रही, तो हमें कंटिन्यू रखने के लिए साइकिल की मोशन को हमें फोर्स लगानी पड़ती है ओनली टू ओवरकम द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमें कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए. तो इसीलिए पहले वाले साइंटिस्ट ने फ्रिक्शन को देखा ही नहीं. गैलीलियो ने देखा कि भाई एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है जो फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये चीज रुक रही है. यानी कि बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until an external force is applied. अब ये कंप्लीट स्टेटमेंट है. देखो भाई ध्यान से, अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जितनी देर तक हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की. साइकिल खड़ा है तो साइकिल खड़ा ही रहेगा जितनी देर तक हमने उसका पैडल नहीं किया ताकि वो मूव कर पाए. तो फोर्स लगानी पड़ी until an external force is applied. अब बॉडी मूव कर रही, सपोज साइकिल मूव कर रहा ऑलरेडी, जितनी देर तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही वो रुकेगा नहीं, वो मोशन में चलता रहेगा. बट प्रैक्टिकल केस में एक्सटर्नल फोर्स उस केस में क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसलिए वो साइकिल है जो वो रुक जाता है, इसलिए वो साइकिल रुक जाता है.
तो फिर हमें क्या चीज ओवरकम करनी है ताकि साइकिल चलता रहे? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमें हटाना है। वो हटाने के लिए हमें पैडलिंग करनी पड़ती है कंटिन्यूअसली। अब यही चीज जो गैलीलियो ने दी थी, इसको एक प्रॉपरली स्टेटमेंट में फ्रेम किया न्यूटन ने, एंड दिस एंटायर स्टेटमेंट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब गैलीलियो ने ये सारी चीज उनको एक थ्योरी में समझा दी, लेकिन उस थ्योरी का फाइनल कंक्लूजन किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन फॉर्मुलेटेड ऑल दिस थिंग इनटू अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट, और उसकी जो कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है न्यूटन की, वो अब हम थोड़ी देर में लिख रहे हैं। बट द थिंग इज, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जितनी देर तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। प्रैक्टिकल केस में साइकिल को कौन चीज रोक रही? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही ना हो तो वो चलता ही रहेगा। मतलब जो गैलीलियो ने स्टेटमेंट दी थी वो ठीक है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ द मोशन। ऑलराइट, एक बार अगर हमने उसको यू वुड से मूव कर दिया तो वो मूव करता ही रहेगा जितनी देर तक फ्रिक्शन नहीं आ रही। अगर फ्रिक्शन आ गई तो वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या अप्लाई होनी शुरू हो गई? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये था इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Now we are going to pen down the Newton's first law of motion, which is very very important. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है। तो कुछ शब्द गैलीलियो के, कुछ न्यूटन ने अपने शब्द उसमें इनकॉर्पोरेट किए। अभी देखते हैं व्हाट इज द लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द बॉडी, ऑलराइट, द बॉडी will remain in the state of rest, or motion in a straight line, unless and until an external force is applied. अब ये उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी न्यूटन ने। इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सपोज बॉडी ऐसे जाते जाते एकदम से अगर ये टर्न ले लेगी, तो जब ये टर्न लेती है तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स खुद ब खुद अप्लाई हो जाती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज ये स्ट्रेट लाइन में जा रही, एकदम से कोई कर्व आ गया रोड में, अगर हमें टर्न लेना है, जब हम वो टर्न लेते हैं तब कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी आ जाती है, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। तो बस आप अपने लेवल तक इतना याद रखें कि हमें ये चीज जरूर लिखनी है, क्योंकि अगर कोई चीज ऐसे कर्व्ड पाथ में जाती है, स्ट्रेट लाइन में ना जाकर कर्व पाथ पे जाती है, तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोबारा से देखो, अगर बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी जितनी देर तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसी स्टेटमेंट के साथ हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट है जो वो प्रकट हो जाता है हमारे पास, एंड दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज दिस इनर्शिया? अब इनर्शिया है क्या? बहुत ध्यान से सुनना। इनर्शिया, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज। इनर्शिया क्या है? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब वो कोई बाहरी तरीके से नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके खुद ब खुद उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज। अगर कोई चेंज हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है, टू रेजिस्ट एनी चेंज, और कोई चेंज जो होने वाला है उसको वो चीज रेजिस्ट करती है, ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है एज इनर्शिया।
अब देखो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, टू रेजिस्ट एनी चेंज। अब इसको समझो, चेंज क्या है? तीन तरह के चेंज हो सकते हैं। सपोज हमारे पास बॉडी रेस्ट पे है, हमारे पास बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही। अगर मैं उसको कोशिश करूं कि नहीं भाई तू रेस्ट से मोशन में आ, तो वो क्या करेगी? इस चीज को रेजिस्ट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पहले से है। कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज ऑब्वियसली अगर एक स्टेट पे है, मैं उसकी स्टेट बदलना चाहूं तो वो चीज क्या करेगी? उसको रेजिस्ट। यानी अगर मैं इसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाहूं तो ये थोड़ा सा मुझे रेजिस्टेंस देगी ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इनर्शिया। सिमिलरली अगर तो बॉडी मोशन में है, अगर तो बॉडी मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर मैं इसको स्टॉप करने की कोशिश करूं तो ये जो इनर्शिया है इसका मुझे थोड़ी रेजिस्टेंस देगा कि ये चाहेगी कि मैं रुकूं ना, मैं सीधा ही चलती जाऊं। तीसरी चीज है हमारे पास डायरेक्शन। सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा, एकदम से टर्न आ गया, तो जो बॉडी है जो वो टर्न लेना तो नहीं चाहती, बट क्योंकि रोड ऐसी है तो उसको लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये इनर्शिया है जो ये फिर मुझे रेजिस्टेंस देगा कि ये चाहेगा कि मैं स्ट्रेट लाइन में ही जाऊं और मैं अपना पाथ ना बदलूं। ऑलराइट, तो ये तीन तरह की जो चेंजेस हैं ये इसको रेजिस्ट करता है हमारा इनर्शिया, और इसी की वजह से इनर्शिया के टाइप्स भी इसी के साथ ही डिफाइंड है। इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगी। तो इस चीज को जो रेजिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली द इनर्शिया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, इनके एग्जांपल्स अभी हम देख रहे हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन एज वेल एज डायरेक्शन? अब देखो भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम सभी इनर्शिया को एक ही तरह की एग्जांपल से समझ रहे हैं, और बाकी सारी एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी हैं वो एज इट इज आपको समझ आ जाएंगी अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लें तो। यानी कि बॉडी रेस्ट पे है एंड इट वांट्स टू कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट। यही तो है इनर्शिया, कि कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है, वो मोशन में नहीं आना चाहती। अब इसी चीज को सोचो कि हम एक बस में बैठे हैं, वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस जो अभी स्टेशनरी है, वो अभी मूव नहीं की। जब भी जो ड्राइवर है वो एक्सेलरेटर प्रेस कर रहा है, व्हेनेवर ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर, तो देखो जो तो हमारी लेग्स है, हम एक सीट पर बैठे हैं, हमारी लेग्स बस को टच कर रही। अब जो तो लेग है वो तो बस के साथ एकदम से मोशन में आ जाएगी जब भी एक्सेलरेटर प्रेस हुआ। ऑलराइट, जब भी एक्सेलरेटर प्रेस हुआ, हमारी जो लेग्स जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है बस से, वो तो मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है उसको क्या है? उसके पास इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी अपर बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, मैंने नहीं आगे जाना, आई डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसीलिए हमारी लेग्स आगे चली गई, हमारी बॉडी अभी भी वहीं रहना चाहती है। इसलिए जब भी वो ड्राइवर एक्सेलरेटर प्रेस करता है तो हमें एक शॉक लगता है एंड वी गेट टू मूव बैक। तो हम एकदम से बैक हो जाते हैं क्योंकि हमारी लेग्स आगे चली गई, हमारी बैक ऑब्वियसली अपनी उसी पोजीशन पे है, तो लेग्स आगे चली गई, बैक उसी पोजीशन पे, तो हम थोड़े से हमें ऐसे पीछे को शॉक लगता है, थोड़ा सा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी लोअर बॉडी तो आगे चली गई, अपर बॉडी ने क्या शो किया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ये वो रेजिस्ट करेगी मोशन में आने के लिए, ये कहेगी मैंने नहीं जाना। लेग्स आगे चली गई, ये कहेगी नहीं जाना, तो हमें एक थोड़ा सा शॉक महसूस होता है, विच इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो क्या है हमारे पास? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बुक्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास आगे कि जो हमारी मदर्स हैं वो ऐसे करके जो बेडशीट है उसको झाड़ती हैं, तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है सारे बाहर आ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अब देखो एकदम से हमने झटका दिया
तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो अभी रेस्ट पे हैं, जब हमने झटका नहीं दिया जस्ट बिफोर दैट मोमेंट वो रेस्ट पे हैं। हमने एकदम से बेडशीट को तो मोशन में कर दिया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स को नहीं हमने मोशन में लाए। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, अभी भी रेस्ट पे, वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। बेडशीट तो आ गई मोशन में, डस्ट पार्टिकल्स वैसे के वैसे वहीं पे स्टिल पड़े हैं। जब भी बेडशीट मोशन में आई, सी दिस इज अ डस्ट पार्टिकल, जब भी बेडशीट मोशन में आई तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रहे और वो बेडशीट से अलग हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी एंड मेनी एग्जांपल्स, सो वी आर जस्ट टेकिंग वन और टू। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या है, अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है, इट वांट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट पे नहीं रहना चाहती। ऑलराइट, रेस्ट पे नहीं आना चाहती। अब सेम एग्जांपल लो, अब हम बस में ऑलरेडी एक स्पीड से जा रहे हैं और ड्राइवर एकदम से ब्रेक है जो वो प्रेस कर रहा है। अब देखो, हम तो एकदम से जा रहे हैं बस में एक ही स्पीड से, एकदम से जो ब्रेक अप्लाई हुई तो हम क्या हुए, हम थोड़ा सा आगे को मूव कर जाते हैं। ब्रेक से अप्लाई हुई, हम थोड़ा सा आगे को मूव कर गए। क्यों? अब देखो, बस की मोशन के साथ हमारे लेग्स एंड बॉडी दे आर ऑल इन मोशन। अब एकदम से बस जब रुकती है, बस जब रुकती है तो क्या है, हमारी जो पैर हैं जो कि बस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो तो रुक गए। अपर बॉडी ने अभी भी क्या जाना चाहा, स्ट्रेट लाइन में, अभी भी क्या जाना चाहा, स्ट्रेट लाइन में, उसी डायरेक्शन में मोशन में। लेकिन पैर तो रुक गए, अपर बॉडी ने क्या अपोज किया, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसने रेजिस्टेंस किया कि नहीं भाई मैं तो आगे को जाऊंगी। अब पैर रुक गए, पैर हमारे स्टिल है, हमारी सिर्फ अपर बॉडी आगे को चली गई क्योंकि वो तो मोशन में रहना चाहती। अपर बॉडी आगे को चली गई, वो मोशन में रहना चाहती। दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। यही चीज क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए, अब इसी की एक आधी एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज हमारे पास फैन चल रहा है, फैन इज मूविंग, हमने एकदम से उसका प्लग बंद कर दिया। क्या वो फैन उसी सेकंड में कंप्लीटली बंद हो जाता है? नहीं, वो पहले धीरे धीरे अपना इनर्शिया ओवरकम करे, क्योंकि फैन मोशन में है, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, तो वो कितनी देर तक धीरे धीरे घूमता रहता है। जब उसको नहीं पावर या फोर्स मिल रही तो वो अल्टीमेटली आके रुक जाता है। सो दिस इज अगेन द इनर्शिया ऑफ मोशन, कि मोशन में कोई चीज है वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहती। अगर आएगी तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगी। चलिए, नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहे, अगर हम एक डायरेक्शन में जा रहे तो वो इनर्शिया चाहेगा कि हम कंटिन्यू करें इन द सेम डायरेक्शन, तो हम कंटिन्यू करें इन द सेम डायरेक्शन, ये इनर्शिया हमें बता रहा। तो इसकी भी एग्जांपल वही, सपोज हम बस में जा रहे, स्ट्रेट लाइन में एकदम से टर्न आया तो क्या होता है, हम क्या महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी एक तरफ को जाती है। सपोज हम ऐसे करके हमने लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी बॉडी थोड़ी सी राइट को हो जाती है। सिमिलरली हमने जब राइट टर्न लिया हमारी बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट को हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है, हम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हैं, हमारी बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाह रही। अब जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, हमारे पैरों ने तो उसी के साथ उसको टर्न ले लिया, लेकिन हमारी अपर बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती, तो वो थोड़ा सा ऐसे बेंडिंग है जो वो हमें शो होती है जब भी हम टर्न लेते हैं। लेफ्ट टर्न लेंगे राइट बेंडिंग, राइट टर्न लेंगे तो लेफ्ट बेंडिंग। सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तीन बेसिक एग्जांपल से कि रेस्ट पे है बस, एकदम से मोशन में आई, मोशन में है एकदम से रेस्ट पे आई, डायरेक्शन चेंज की, तो एक ही एग्जांपल से, सिर्फ बस वाली एग्जांपल से हमने इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द इनर्शिया क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा अबाउट कि इनर्शिया होता क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना। रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहिए, मोशन में आना है नहीं आना चाहिए, रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से हमें थोड़े ऐसे शॉक्स या मोशंस हैं जो वो देखने पड़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया। अच्छा, अब इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट इज मास। मास
एंड इनर्शिया, दिस इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। और ऐसे कह लो कि ये दोनों एक दूसरे की एनालॉगी है। अगर मास बढ़ रहा है तो किसी बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ेगा। अब मास भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अब मास भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इनर्शिया भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, अभी मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा देता हूं इनहेरेंट का मतलब। सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से भी फेंक सकता हूं, इसको मैं इतनी स्पीड भी दे सकता हूं 12, और इसको मैं 100 स्पीड भी दे सकता हूं। यानी कि वेलोसिटी जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं वो इसके अंदर नहीं है, वो तो मैं बाहर से दे रहा हूं। अब मास इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो भी इनहेरेंट, मास भी इनहेरेंट, इनर्शिया भी इनहेरेंट। तो इसका मतलब ये जो मैंने बाहर से प्रोवाइड की है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती। अगर एक बॉडी का मास उतना है तो उतना ही रहेगा जितनी देर तक हम फोर्सफुली उसको बाहर नहीं निकालते। अगर एक बॉडी का इनर्शिया उतना है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटीज हम उसको जो मर्जी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी वेलोसिटी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मास और इनर्शिया ये तो उस बॉडी के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। वेलोसिटी कैन बी वेरिएबल, ये तो चेंज हो सकती है, लेकिन मास और इनर्शिया ये चेंज नहीं हो सकते। मास भी इनहेरेंट है, इनर्शिया भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी उसके पास है। ऑलराइट, गुड। तो ये है हमारे पास मास और इनर्शिया। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज करो हमारे पास एक तरफ से आ रहा साइकिल और एक ही तरफ से आ रही कार। ऑलराइट, दोनों का जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम इग्नोर कर देते हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट रह गया, इसका मास m1, इसका मास m2, मास m1 मास m2। अब ये चीज मोशन में है तो अगर हम इधर से इसको हाथ से ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे, साइकिल और कार को हम हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे, अब ऑब्वियसली कार का मास साइकिल के मास से ज्यादा है, तो कौन जल्दी जल्दी रुकना चाहेगा और कौन बहुत टाइम या बहुत फोर्स के बाद रुकेगा। ऑब्वियसली हमने जब फोर्स लगाई तो साइकिल जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि इसके पास इनर्शिया क्या है, कम, क्योंकि इसके पास मास क्या है, वेरी वेरी लेस। मास कम तो इनर्शिया भी कम। इनर्शिया कम मतलब ये ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा हमें, हम जल्दी से इसको रोक लेंगे। कार का मास ज्यादा, इनर्शिया भी ज्यादा। इनर्शिया ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देगा, रुकने पे नहीं आएगा, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही इनर्शिया उस बॉडी का ज्यादा होगा। अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से सोचो, अगर हमारे पास साइकिल रेस्ट पे है फिर कार रेस्ट पे है, हमने फोर्स लगाई कि इसको भी मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ही चलाना है, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से। अब ऑब्वियसली किसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कार पे, बहुत कम साइकिल पे। साइकिल का मास कम, इनर्शिया कम, यानी ये रेस्ट से मोशन में आने के लिए इतनी रेजिस्टेंस नहीं देगा क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, कम। कार का इनर्शिया बहुत ज्यादा, इनर्शिया बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, ये चलने पे ही नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास द कॉन्सेप्ट अबाउट मास एंड इनर्शिया। ऑलराइट, अच्छा एक और हमारा छोटा सा पॉइंट वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मोशन में है या एक डायरेक्शन में मूव कर रही। ये ना तो बता रहा है कि उसके पास कितनी वेलोसिटी है, ना बता रहा कितनी एक्सेलरेशन है, ना फोर्स। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ बता रहा, अच्छा ठीक है अभी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे अब मोशन में रहेगी, पर ये हमें ये नहीं बता रहा वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही या मैं कितनी फोर्स लगाऊं तो वो मोशन पे आएगी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये फर्स्ट लॉ बात है जो वो नहीं कर रहा। यानी कि फर्स्ट लॉ इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये लॉ है जो वो बात नहीं करता। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कोई क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा, ये सिर्फ बता रहा अबाउट क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वालिटेटिव लॉ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं बता रहा। इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ क्वालिटी बताई है कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में है या एक डायरेक्शन में, सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात हुई और कोई बात नहीं। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ क्वालिटेटिव लॉ। Alright, so by this we will complete our first law of motion. In the next part we'll start with a very important concept about momentum, and then we'll further talk about the second law of motion.